हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे और बढ़िया से आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे। मैं आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया था सेंटअप एग्ज़ाम, उसका सोशल साइंस का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए आया हूँ। आप लोग अपना मिला लीजिएगा कि कितना आपका सही हुआ, और इसी के आधार पर यह जो है बिहार बोर्ड से क्वेश्चन आया था, और इसी के आधार पर आपको पता चलेगा कि आपने कितना सही किया और आपकी तैयारी कितनी है। और देखिए, सेंटअप एग्ज़ाम इसलिए होता है 2 महीना पहले कि आपने कितना तैयारी की है, आप किस में कमज़ोर हैं, ताकि 2 महीना के अंदर आप उसको और बेहतर कर सकें और इसको अपने नंबर को बढ़ा सकें। इसीलिए सेंटअप एग्ज़ाम होता है। इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे और अपने कमज़ोरी को पता करेंगे, हम कमज़ोर किस में हैं और कमज़ोर किस में है, और उस वहाँ से पता करके और आप लोग उसको बेहतर करने का कोशिश कीजिए, तब आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर कीजिएगा। तो इसीलिए सेंटअप एग्ज़ाम होबे करता है। तो हम लोग आज अभी सोशल साइंस को हम लोग करेंगे, और याद रखिएगा इसी सेंटअप एग्ज़ाम से ही सोशल जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जो अभी आप लोगों ने हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस और साइंस का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो यह जो सोशल साइंस है या कोई भी विषय हो, वहाँ से लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आपको एकदम कन्फर्म पूछेगा। आप लोग निश्चिंत रहिए और इसको बढ़िया तैयारी कीजिए, और इसके आधार पर लगभग सब पूछेगा, जो है क्वेश्चन उसी के आधार पर पूछेगा, लेकिन हूबहू 5 से 10 क्वेश्चन से कम नहीं पूछेगा, एकदम याद रखिएगा, हूबहू। चलिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यह सब पढ़ लीजिएगा। इसी के आधार पर टोटल यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि टोटल कितने हैं, टोटल कितने क्वेश्चन है। टोटल ऑब्जेक्टिव में क्या है, कुल 80 प्रश्न, और 80 को ऑब्जेक्टिव और 32 ठो सब्जेक्टिव है। 80 को ऑब्जेक्टिव और 32 ठो सब्जेक्टिव प्रश्न है, तो 32 है। तो 80 में से हम लोगों को क्या करना है, 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, और 32 है ना, तो अलग अलग प्रकार है 32। और यहाँ समय भी देख लीजिएगा बढ़िया से, समय भी बढ़िया से देख लीजिएगा, समय भी बढ़िया से देख लीजिएगा। समय कितना है, 2 घंटा 45 मिनट। आपको 3 घंटा 15 मिनट नहीं मिलेगा आपको। और कितना फुल मार्क्स है, 80। इसमें क्या होता है, सोशल साइंस में 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 20 नंबर का स्कूल के तरफ से आपको मिलेगा, और इसमें और जो 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है उसमें 3 घंटा 15 मिनट समय दिया जाता है। एकदम समय को भी ध्यान में रखते हुए काम कीजिएगा। और पूर्णांक कितना है, 80। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह सब निर्देश दिया गया है, क्या करना है, कैसे करना है। चलिए हम लोग देखिए, ऊपर में ही लिख दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 से 80 तक में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए। इनमें से जो सही है अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को एमआर शीट पर चिन्हित करें और केवल 80 प्रश्न के ही उत्तर दें। तो याद रखिएगा, आप केवल 80 प्रश्न का ही उत्तर देना है, और अधिक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो 1 से जितना बनाए हैं वहाँ से गिनेगा कि आपका 1 से लेकर 80 तक, 1 से लेकर 40 तक में कितना सही है। उधर जो सही भी होगा, इधर अगर गलत होगा तो गलत काट देगा। अगर आप क्या करेंगे कि हाँ 40 तक सही है, कुछ गलत है, और उधर और बना देते हैं कि उधर सही होगा तो उसको चुन लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। 40 तक क्वेश्चन गिने, 1 2 3, ये कि 1 नंबर 2 नंबर नहीं बनाए, 3 नंबर बनाए, तो जितना क्वेश्चन आपका बनाया हुआ क्वेश्चन गिनेगा कितना बनाए हैं, उतना से 1 से लेकर 40 तक में जो सही होगा सही करेगा, गलत होगा गलत करेगा। तो हम लोग चलते हैं, अब इसको निर्देश को सुन लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि लॉ मर्सिले किस देश का राष्ट्रगान है। याद रखिएगा, लॉ मर्सिले जो है जर्मनी का राष्ट्रगान है। याद रखिएगा, कहाँ का राष्ट्रगान है, जर्मनी का। लॉ मर्सिले कहाँ का राष्ट्रगान है, जर्मनी का। याद रखिएगा इसको, लॉ मर्सिले जर्मनी का राष्ट्रगान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना होती है। इस तो आप लोग जानबे करते हैं, किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान की, कुस्तुनतुनिया की संधि। यह किताब में भी है, कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, 1921 ईस्वी में। किसने, लेनिन ने लागू किया। किसमें, रूसी क्रांति के बाद 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति लाई थी। क्योंकि रूसी
रूसी जनता की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, इसीलिए उसको बेहतर बनाने के लिए नई आर्थिक नीति लाई थी। किसने? लेनिन ने। कब? 1921 ईस्वी में। तो याद रखिएगा। अगला क्या है? इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक कहा जाता है रॉबर्ट वुमन को। इंग्लैंड में रॉबर्ट, ऐसे तो कार्ल मार्क्स है, लेकिन रॉबर्ट वुमन वहाँ का, रॉबर्ट वुमन इंग्लैंड का था, जिसे ऐसे समाजवाद में कहा जाए तो कार्ल मार्क्स सही होगा। रॉबर्ट वुमन एक व्यापारी था। रॉबर्ट वुमन जो था व्यापारी था, लेकिन समाजवाद का प्रवर्तक ऐसे हम लोग कहेंगे तो कार्ल मार्क्स को, कार्ल मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मेंशेविक दल का नेता कौन था? देखिए, रूसी क्रांति के समय दो दल थे, एक एक बोल्शेविक और एक मेंशेविक। बोल्शेविक दल के नेता लेनिन था और मेंशेविक दल का नेता केरेंस्की था। ये जो आप लोग भली बात जानते हैं और लिखाया भी गया है। मेंशेविक दल का नेता कौन था? केरेंस्की। और बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? कह रहा है कि किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी? तो लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना होचिमिन तो याद रखिएगा, होचिमिन की अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी। कह रहा है कि पाथेट लाओ का संबंध किससे है? तो पाथेट लाओ का संबंध, जैसे एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे टेढ़ा घोचा नाम रहे, एकदम तो ऐसा नाम रहे कि मतलब समझ में ना आए, तो याद रखिएगा हिंद चीन। क्या याद रखिएगा? हिंद चीन। पाथेट लाओ का संबंध हिंद चीन से था। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें गांधी जी एवं भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच आप लोग भली बातें जानते हैं, कौन सा समझौता? पूना समझौता। पूना में ही गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था, जिसको पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें एडमंड कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया? हाल ही में आप लोग जानते हैं कि एडमंड कार्टराइट का आविष्कार किसने किया था? अब एडमंड कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया था? पावरलूम का। किसका किया था? पावरलूम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीरात उल अखबार का प्रकाशन किया? तो भली बात ही जानते हैं, किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। मीरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। अब कह रहा है कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री चुना था? विक्टर इमैनुअल किसने? काउंट काबूर को। विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। एकदम याद रखिएगा, ये लोग आप लोग जानवे करते हैं क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स जो है किसके विचारों से प्रभावित है? तो यह हो जाएगा रूसो। क्या हो जाएगा? रूसो। क्या कह रहा है कि भूमि शांति और रोटी किसने नारा दिया? भूमि शांति और रोटी किसने दिया था? लेनिन ने। लेनिन ने कहा था भूमि शांति और रोटी। चलिए अगला कह रहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्टर नामक पुस्तक किसने लिखा था? रूसो ने। याद रखिएगा, रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्टर नामक पुस्तक किसने लिखा? रूसो ने। अगला है, इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1910 ईस्वी में, जिसमें अमृत बाजार। इंडियन प्रेस एक्ट कानून में क्या गया था कि जितने भी पत्रिकाएं हैं, जितने भी प्रेस मतलब पत्रिकाएं हैं या तो जितने भी पेपर है, सबको अंग्रेजी भाषा में छापना है। उसी में अमृत बाजार पत्रिका ने उसने अपने छपाई को रातों रात अंग्रेजी भाषा में छापने का निर्णय और रातों रात बदल लिया था। तो कब हुआ था? 1910। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस समझौते ने वियतनाम को दो हिस्सों में बांट लिया? तो क्या? जेनेवा समझौता ने वियतनाम को उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। कह रहा है कि 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय स्वाधीनता समिति का स्थापना जर्मनी में हुई थी। याद रखिएगा, 1914 में जर्मनी में हुई थी। कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? किसने? नाइट की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइट की उपाधि त्याग दी थी। और महात्मा गांधी केसर ए हिंद की उपाधि। तो देखिए यहाँ से पूछ सकता है, जैसे यहाँ जलियांवाला बाग नरसंहार में नाइट की उपाधि किसने थी? यहाँ पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी? कैसर ए हिंद की। याद रखिए, कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि रानी गैडिनल्यून ने कहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया था? रानी गैडिनल्यून ने नागालैंड और त्रिपुरा में किया था। रानी गैडिनल्यून ने नागालैंड और त्रिपुरा में किया था। याद रखिएगा, नागालैंड और त्रिपुरा। चलिए,
कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हो? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, जिसमें 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर 12 बजे रात में तिरंगा झंडा फहराया था और पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इसीलिए उसी दिन से 26 जनवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वराज दिवस मनाते आ रहे थे। और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उस दिन से हम लोग पूर्ण स्वराज के बदले में क्या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन कब वापस हुआ? बंगाल विभाजन कब वापस हुआ? 1911। कब हुआ था? 1905 में। और कब वापस हुआ? 1911 में। कब वापस हुआ? 1911 में। कह रहा है कि निम्न में से किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम होती है? कौन सी मिट्टी? लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी में उर्वरता सबसे कम होती है। कह रहा है कि निम्न में से कौन उच्च कोटि का लौह अयस्क है? उच्च कोटि का लौह कौन है? तो हेमाटाइट। हेमाटाइट जो है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, ये तीनों लौह अयस्क है। और सबसे बेहतर कौन है? हेमाटाइट। आप लोग पढ़े होंगे हेमाटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर में। जामनगर। तो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? जामनगर में। चलिए अगला। करेक्ट। निम्न में से किसे आधार मानकर धरातल की ऊंचाई माप? याद रखिएगा आप लोग इस चीज को, हमेशा धरातल की ऊंचाई हमेशा सागरीय सतह से नापा जाता है, पर्वतीय से नहीं, झील से नहीं नापा जाता है, सागरीय तट से। कहाँ से? सागरीय तट से। कोई किसी भी चीज का ऊंचाई हमेशा सागरीय सतह से मापा जाता है, किसी भी चीज का। करेक्ट। निम्नलिखित में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? याद रखिएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश को, बांग्लादेश और म्यांमार, बांग्लादेश और म्यांमार को बाढ़ का देश कहा जाता है। बांग्लादेश और म्यांमार को किसका देश कहा जाता है? बाढ़ का देश। अगला क्या है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में। कहाँ है? उड़ीसा में। सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट, सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट जो है ड्रिल जलियान है शायद। चलिए अगला। पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के उच्च ताप से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होता है। यह जो है याद रखिएगा। निम्न में से कौन तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो याद रखिएगा हल्दिया। हल्दिया जो है तेल शोधक कारखाना नहीं है। निम्न में से कौन इस्पात केंद्र समुद्र तट के निकट है? याद रख भद्रावती। भद्रावती जो है समुद्र तट के निकट है। निम्नलिखित में कौन व्यापारिक है? चाय, रबड़ और कहवा, तीनों व्यापारिक फसल, इनमें से सभी। अगला क्या करा है कि वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? वायुयान उद्योग का पहला कारखाना, वायुयान उद्योग का पहला कारखाना शायद चेन्नई। निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया था? याद रखिएगा कांडला। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। और बिहार में एकमात्र रेलवे है हाजीपुर। उत्तर पूर्वी रेलवे है हाजीपुर। उत्तर पूर्वी रेलवे हाजीपुर और पूर्व रेलवे कहाँ है? कोलकाता। यह भी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती पंजाब में होती है। करेक्ट। निम्न में से क्या सामुदायिक संसाधन है? निम्न में से सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन इसमें सभी लोग भाग लेते हैं। मोबाइल फोन एक पर्सनल आदमी का, पंचायत भवन सभ्य आदमी, मकान पर्सनल आदमी का होता है, कृषि भूमि भी पर्सनल आदमी का होता है। क्या होगा? पंचायत। सामुदायिक संसाधन मतलब जिसमें सभी आदमी भाग लेते हैं। भूस्खलन का अर्थ होता है कटाव क्षेत्र पर प्रवरण में क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना है। उचित, अनुचित, लाभकारी, उपयोगी नहीं, अनुचित। भूस्खलन मतलब कटाव क्षेत्र में कभी भी मकान का निर्माण नहीं करना चाहिए। करेक्ट। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा, आपदा कौन है? चक्रवात, भूस्खलन। आपदा मतलब होता है आफत, चक्रवात आफत है। प्राकृतिक जो प्रकृति में होता है, हम लोग अपने से नहीं करते हैं। भूस्खलन मतलब कटावा, हम लोग अपने से करते नहीं। भूकंप अपने से आता है। तो क्या होगा? इनमें से सभी। देखिए अगला कह रहा है कि भारत का पहला तांबा प्रगलन संयंत्र तांबा निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा जादूगोड़ा। कहाँ हुआ था? जादूगोड़ा में।
निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो याद रखिएगा पीट सबसे अधिक, एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, सबसे कम कहाँ होती है? पीट। तो याद रखिएगा इसका आंसर पीट। करेक्ट। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973। विश्व में वर्षा सबसे अधिक कहाँ होती है? तो याद रखिए मासिनराम। निम्न में से किसे जल गोलार्ध कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है। याद रखिएगा यहाँ उत्तरी गोलार्ध में स्थल की संख्या अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में इसीलिए जल गोलार्ध कहा जाता है क्योंकि वहाँ अधिक से अधिक समुद्र है और जल की मात्रा, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1973 में से पूर्व कर्नाटक को किस नाम से? याद रखिएगा 1973 से पूर्व कर्नाटक को मैसूर के नाम से जाना जाता है, मैसूर। पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? पंचायत सचिव की नियुक्ति तो आप लोग जानते हैं राज्य सरकार करता है, राज्य सरकार करता है पंचायत सचिव की नियुक्ति। प्रत्येक पंचायत में एक पंचायत सचिव होता है। बेल्जियम में जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग कौन सा भाषा बोलता है? तो बेल्जियम में सबसे बड़ा भाग क्या? डच। निम्न में से क्या संघ सूची का विषय नहीं है? तो याद रखिएगा विदेशी मामला, मुद्रा, बैंकिंग, कानून व्यवस्था। विदेशी मामला। लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ? वैशाली। दल बदल कानून किस पर लागू नहीं होता था? राष्ट्रपति पर। किस पर लागू होता है? याद रखिएगा संसद और विधायक पर, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर नहीं होता है, संसद और विधायक पर। नगर पालिका के कार्यक्षेत्र विषय संविधान के किस अनुच्छेद में? नगर पालिका किस में? 12वीं में। नगर पालिका किस में है? 12वीं में। 11वीं अनुसूची में कौन है? नगर पंचायत नहीं, नगर पालिका 12वीं में और पंचायत 11वीं अनुसूची में है। कह रहा है कि पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी? नागौर जिला में। सबसे पहले कहाँ हुई थी? नागौर राजस्थान। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? याद रखिएगा राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कह रहा है कि नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? 1932। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम। निम्नलिखित में से कौन सा कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार। याद रखिए सूचना का अधिकार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस है। कह रहा है कि 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया था? 14 और 6। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार कब हुई? 1977। एक दलीय प्रणाली कहाँ है? तो चीन में, इसीलिए वहाँ एक ही राष्ट्रपति हमेशा रहा। ताड़ी विरोधी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? महिलाओं के द्वारा। निम्न में से क्या पंचायत की व्यवस्थापिका है? तो ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, ग्राम सभा, ये सब पंचायत का अंग है। तो इसका क्या होगा आंसर? इनमें से सभी। करेक्ट। निम्नलिखित में से क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, गोवा, जम्मू कश्मीर, नागालैंड। तो याद रखिएगा नागालैंड जो है केंद्र शासित प्रदेश है। कह रहा है कि जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था क्या कहलाती है? जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। कह रहा है कि बैंकिंग को किस क्षेत्र में रखा गया है? तो तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग और तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग सेवा को तृतीय क्षेत्र में रखा गया। कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से किस देश का स्थान सबसे ऊपर है? नॉर्वे। ये तो आप लोग जानबे करते हैं, नॉर्वे। आर्थिक विकास का माप सबसे उचित सूचकांक क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास के लिए प्रति व्यक्ति आय से ही पता चलता है। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष BKRB राव। निम्न में से किसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है? अंतिम वस्तु, पुरानी वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, इनमें से सभी। इसको बाद में बताया जाएगा। सिंगापुर की मुद्रा डॉलर। राखी प्राथमिक सहकारी समिति किस प्रकार ऋण देता था? अल्पकालीन। प्राथमिक अल्पकालीन ऋण देता है, आप लोग जानते हैं।
आप लोगों को लिखाया भी गया है। निम्न में से कौन सा खाता सामान्यतः व्यापारियों तथा बड़े संस्थाओं द्वारा खुलवाया जाता है? याद रखिए चालू खाता, आप लोग पढ़े हैं इस चीज़ को कि चालू खाता जो है जितने भी बड़े लोग हैं चालू खाता खुलवाते हैं। किस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्य करता है? किसमें? कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। सबसे किस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या सबसे बड़ा हिस्सा? तो याद रखिए कृषि में सबसे बड़ा हिस्सा काम करता है। काम के बदले अनाज कब लागू हुआ था? काम के बदले अनाज कब लागू हुआ था? 1906 ईस्वी में, 2006। कह रहा है कि निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? गैर आर्थिक क्या है? बैंकिंग, शिक्षा, यातायात, संचार। क्या होगा? शिक्षा। कह रहा है कि सरकार की नई आर्थिक नीति का अंग निम्न में से क्या है? निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। तीनों है। चलिए अगला। कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 फरवरी, 15 मार्च को। कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधन पर केवल निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है? केवल निजी, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। निजी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, निजी व्यक्ति, पूंजीवादी, समाजवादी, सरकार, मिश्रित मतलब दोनों, सरकार और निजी व्यक्ति दोनों। कह रहे कि वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति निर्धारण कौन करता है? तो नीति आयोग। अभी वर्तमान में नीति आयोग है जो 1 जनवरी 2015 में नरेंद्र मोदी ने लागू किया था। अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए यही प्रकार से 80 क्वेश्चन हो गया। आप लोग मिला लीजिए इसमें कितना आप लोगों का सही है। इसी प्रकार से आप अपने तैयारी को बेहतर करने के लिए आप लोग देखिए कि आपकी तैयारी कैसी है और आप लोगों को कितना बेहतर मेहनत करना पड़ेगा। चलिए इतिहास का पोर्शन अब सब्जेक्टिव में इतिहास का पोर्शन को देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न संख्या 1 से 6 तक में प्रत्येक में 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 6 को क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्या क्या? पहला है हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी? तो दूसरा क्या है? पहला क्वेश्चन, हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक मतलब हिंद चीन में फ्रांस कैसे औपनिवेशिक योजना को बनाया था। दूसरा क्या है? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मतलब मेटरनिक व्यवस्था जो लागू किया गया था, तो आप लोग जानबे करते हैं पुरातन व्यवस्था को लागू करना और नया व्यवस्था को क्या करना? खत्म करना। मेटरनिक युग तो यही वही था ना। तो कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की परिभाषा मतलब कार्ल मार्क्स के बारे में लिखना है। साइमन कमीशन का उद्देश्य मतलब साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? वो हस्तक्षेप की नीति के बारे में थोड़ा सा बताना है। स्वराज दल के क्या उपलब्ध है मतलब स्वराज दल ने क्या क्या किया था। ये 6 में से 3 को बनाना है। अब क्या कहा गया है कि यह जो है प्रत्येक 4 अंक निर्धारित किया गया, इसमें से 2 को जवाब देना है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय कांग्रेस योगदान, ये दोनों में से कोई एक बनाना है। 4 नंबर मिलेगा आप लोगों को। फिर कह रहा है कि 9 से 12 में प्रत्येक 2 प्रश्न का 2 अंक का है, तो इनमें से 2 प्रश्न का ही उत्तर देना है और 2 अंक किया है। क्या करा है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यकता है? सामाजिक विभेद का उद्भव किस प्रकार सामाजिक विभाजन को जन्म देता है। चलिए अगला है, कह रहा है कि समवर्ती सूची के अंतर कौन सा विषय है? संघीय व्यवस्था के मूल उद्देश्य। सब बढ़िया सब क्वेश्चन है। यह सब देखिए कितना सुंदर। राष्ट्रीय दलों के लिए आचार संहिता और भारत में जन संघ राज्य व्यवस्था संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी, यह सब बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ऐसा सब क्वेश्चन एकदम, अगर ऐसा सब क्वेश्चन आ जाए तो एकदम आप लोग बेहतर कर जाइएगा, बशर्ते आप लोगों की तैयारी बेहतर होनी चाहिए। अब क्या है, अर्थशास्त्र में 15 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। 4 प्रश्न है जिसमें 2 का जवाब देना है, प्रत्येक 2-2 अंक का है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाले किन्हीं 2 कठिनाई, मानव विकास सूचकांक क्या है, एकदम सब पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्या है, मुद्रा किस प्रकार साख का आधार है? वाणिज्य बैंक के सामान्य उपयोगी संबंधित कार्य बताएं। इसमें 4 में से कोई 2 का ही जवाब देना है। अब कह रहा है कि यहाँ देखिए क्या 4 अंक का प्रश्न है, 2 का है, 2 है उसमें से 1 का जवाब देना है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास के लिए किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया के लिए वर्णन करें। साख पत्र क्या है, मुद्रा के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। चलिए अगला है भूगोल। देखिए भूगोल में इसमें क्या है, 1 से 21 से 26 यानी 6 क्वेश्चन, इसमें से 3 को जवाब देना है। सब 2 अंकीय प्रश्न है। हरित क्रांति साहब क्या समझते हैं, मुद्रा निर्माण में सहायक कारक
मृदा निर्माण में सहायक कारक। अगला क्या है, संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य को लिखिए। ऊर्जा के 2 और नवीकरणीय स्रोत। प्राकृतिक गैस का महत्व क्या है। बहुत सुंदर सब क्वेश्चन है, एकदम सब बनाने वाला क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, सब बनाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्या है, 4 अंकीय प्रश्न, मानव क्रिया किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति प्राणी जात के ह्रास का कारण है। भारत में लौह अयस्क के वितरण का एक संक्षिप्त विवरण लिखें। बहुत सुंदर क्वेश्चन है एकदम। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन क्या है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारण भारत के अत्यधिक संवेदनशील भूकंप क्षेत्र के नाम, भूकंप के विनाशकारी प्रभाव से बचने के 2 उपाय और जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन की क्या आवश्यकता है। तो यही सब क्वेश्चन है, आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी इसी के आधार पर तैयारी कीजिए ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर नंबर ला सकें। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।